कांग्रेस ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। यहाँ पर आरोप ये लगता है कि आपने राज्यसभा सीट के लिए शिवसेना ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड में एक एक करके सारे नेता छोड़ गए, सिर्फ सचिन पायलट बचे हैं, वो भी ऑलमोस्ट चले गए थे। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आपको इतना कुछ दिया, आपने राहुल गांधी को धोखा दिया, तो आपने शिंदे शिवसेना को ही क्यों चुना? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को क्यों नहीं चुना? और क्या कभी उधर से भी कोई ऑफर था या आपने उनको अप्रोच किया था? नहीं, मुझे। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब आप कांग्रेस में थे, आप उनकी तरफ थे, तब कैसा महसूस होता था? उद्धव ठाकरे के अच्छा काम नहीं कर रहे थे सीएम के तौर पर? कि असली इधर है, नकली उधर है, चाहे नकली एनसीपी हो, चाहे नकली शिवसेना हो। बीटी का मतलब है यू टर्न फ्रॉम बाला साहेब ठाकरे। क्या चीन में कोई व्यक्ति जाकर कह सकता है अपने शी जिनपिंग के बारे में कि वो चोर है? इसका मतलब आप जब कांग्रेस में थे, क्या आप एक परिवारवादी पार्टी में काम कर रहे थे? क्योंकि वहां टॉप पोजीशन खरगे जी से पहले एक ही परिवार के लिए रिजर्व। देखिए, मैं उस चौहान, नवाब मलिक, छगन भुजबल, और मैंने चक्की पीसिंग वाला बताया, 70,000 करोड़ का आरोप अजीत पवार पर लगाया, लेकिन अजीत पवार अब डिप्टी सीएम है। क्या एकनाथ शिंदे गद्दार हैं जो उद्धव ठाकरे की सेना कहती है? क्या कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी? बीजेपी क्या सांप्रदायिक पार्टी? बाला साहब का असली उत्तराधिकारी कौन है? इनके पास नकली एनसीपी, नकली शिवसेना, नकली ठाकरे भी आ गया। एकनाथ शिंदे कठपुतली सीएम है, पपेट सीएम। आदित्य ठाकरे नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर? मैं आदित्य ठाकरे के बारे में कहूंगा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। मिलिंद, वो होते तो आपको ये फैसला करने देते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी पॉलिटिक्स कांग्रेस में की थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज इंटरव्यू 3 बार के सांसद मिलिंद देवड़ा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हाल में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आए हैं और लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट का, शिवसेना का झंडा लेकर उतर गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मानिक। कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है। और मुंबई जो है, मुंबई में पिछले, मुझे आई डोंट नो आप मुंबई कब आए थे इसके पहले, लेकिन यदि आपकी काफ़ी कई महीनों की ब्रेक या कई सालों की ब्रेक हुई होगी, तो मुंबई में बहुत प्रगति हुई है पिछले कई सालों में। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और मुंबई को आगे ले जाने के लिए, मुंबई को एक, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र देश की सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है, लेकिन इस पोजीशन को अधिक मजबूत बनाने के लिए, मुंबई की अर्थव्यवस्था को रीइमेजिन करने के लिए बहुत कुछ काम हो रही है। तो मुझे राजनीतिक काम में भी और कुछ डेवलपमेंटल काम में भी काम करने का एक अवसर मिल रहा है। आप विकास का मुद्दा उठा रहे हैं चुनाव में? जी, ओनली डेवलपमेंट? जी, 100%। एंड मैं, और ख़ास करके चुनाव के पहले भी, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होने के पहले, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर हम कई आइडियाज़ पर हमने विचार की है, जो कुछ दिनों में हम जनता के सामने ले आएंगे। और ये केवल पॉलिटिकल इलेक्शन तक सीमित नहीं है, इस इलेक्शन के बाद भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। पर मिलिंद देवड़ा सिर्फ मुंबई का नाम नहीं है, मिलिंद देवड़ा सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं है। आपने दिल्ली में पूरे देश के केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम किया है, तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी उठा रहे हैं क्या, नेशनल इश्यूज? देखिए, मेरा जो राजनीति है मानक जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स 2004 में, जब मैं पहली बार एमपी बना, बहुत कम एज में, बहुत कम उम्र में, और मैं जब पहली बार मैं राजनीति में आया, उस समय भी मेरे भाषण में, मुझे याद है मेरे फर्स्ट भाषण में मैंने उस समय भी कहा, मैं आज वही कह रहा हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगा। तो मैं उन मुद्दों पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज भारत के सामने, मुंबई के सामने, महाराष्ट्र के सामने, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यदि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है, ये तू मैं को थोड़ा उससे दूर हटकर, उससे डिविएट न होकर, कंसंट्रेट करके भारत को एक दिशा की ओर ले जाएंगे, तो भारत में बहुत कुछ हो सकता है। और वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। मैं मानता हूं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो किया है, देखिए, मैं जब कांग्रेस में था उस समय भी मैंने कभी भी मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। उनके कई पॉलिसीज़ को लेकर मैंने उन पॉलिसीज़ को स्वागत भी किया। 2014 से लेकर 2024 तक रिकॉर्ड इज़ वेरी क्लियर, यू कैन गो ऑन सोशल मीडिया एंड यू सी दैट। मैंने देखा है। जब उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की,
ठीक है, किस प्रकार से मेक इन इंडिया को हमें लागू करना चाहिए, ये संभव होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो विजन थी कि यदि हम मैन्युफैक्चरिंग भारत में ले आएंगे तो आम युवाओं को हम रोज़गार दे सकते हैं, जो आज एक प्रकार से हम अप्रत्यक्ष रूप से चीन के इकोनॉमी को सब्सिडाइज कर रहे हैं। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन्स खरीद रहे हैं या खरीद रहे थे पहले, तो हम चीन के युवाओं को रोज़गार दे रहे थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स वहाँ बन रहे थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली के बाहर सैमसंग का प्लांट है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये हुआ है। सो जब कोई व्यक्ति भारत को आगे ले जाना चाहता है, उनका एक विज़न, एक बहुत बड़ा विज़न है, एक भव्य विज़न है देश को आगे ले जाने के लिए। मोदी जी का विज़न थोड़ा अलग है। मोदी जी का विज़न लोकलाइज्ड विज़न भी होता है और राष्ट्रीय विज़न भी है और अंतर्राष्ट्रीय विज़न भी है। वे दुनिया को भी एक दिशा दिखा रहे हैं और ह्यूमिलिटी के साथ दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कि घमंड के साथ या एरोगेंस के साथ। अगर वाकई मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पूर्व नेता राहुल गांधी उनकी एक भी अच्छी बात को नोटिस क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस बात पर कांग्रेस पार्टी में क्या कमियां हैं उसको साइको एनालाइज करना मैं थोड़ा थक गया हूं, और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे सकारात्मक राजनीति को आगे ले जाने के लिए मुझे एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म में काम करना होगा, जिस प्लेटफॉर्म में मेरे जैसे लोगों की टैलेंट, मुझ में जो क्षमता है, जो योग्यता है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया, कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही थी या राहुल गांधी कैसे सोच रहे थे, अगर मैं वैसे ना पूछकर ऐसे पूछूं कि जब आप यूपीए सरकार में मंत्री थे तब में और अब में आपके माइंडसेट में क्या फर्क आया? जब तक आप कांग्रेस में थे, जाहिर है मैं आपको एक बहुत ही, अब शिवसेना के लिए वोट मांगना, मोदी जी के लिए वोट मांगना कितना अलग है? नहीं, एक प्रकार से एक पॉलिटिकल आंसर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं भी मंत्री था, कांग्रेस पार्टी के सरकार में मंत्री था, मेरे पिताजी भी थे, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 1991 जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, उनके नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनलीश किया। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से आज प्राइवेट चैनल्स के माध्यम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जनता तक अपनी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन जब 2016 में मुझे याद है, जब 25th एनिवर्सरी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई थी, उस समय भी जब मैंने चर्चा की कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि हमें 25 ईयर्स इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज भी हमारे साथ है, उनके नेतृत्व में जो हुआ है, कांग्रेस पार्टी शाइड अवे फ्रॉम दैट। क्यों? एक प्रकार से, मतलब लिबरलाइजेशन जो कांग्रेस ने शुरू किया था, एक उसकी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए आपने कहा था। एक प्रकार से क्या हो रहा है कि कांग्रेस में एक प्रकार से एक डिजीज़ पैदा हुई है कि आई थिंक कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि एक साधारण परिवार का एक व्यक्ति, एक साधारण चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। वे कभी, उन्होंने 2014 में मैंने देखा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके वजह से पार्टी की स्ट्रेटजी जो बनी 2014 से लेकर आज तक, और मैं आपको इस बात का भी गारंटी दे रहा हूँ कि 24 से 29 तक भी ये स्ट्रेटजी होगी कि मोदी जी जो कहते हैं उसको ब्लाइंडली, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मीन्स अपोज, उसके विरोध में बोलो। मोदी जी कहेंगे कि मेक इन इंडिया, हम भारत के नौजवानों को रोज़गार देना चाहते हैं, ब्लाइंडली अपोज कीजिए, सकारात्मक सुझाव न दीजिए, ब्लाइंडली अपोज कीजिए। मोदी जी, इसलिए जब मैंने शिवसेना ज्वाइन किया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने भाषण में कहा कि कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, तो वो भी अपोज करेंगे। ये जो राजनीति है, इस राजनीति से बहुत से लोग सफोकेट हो रहे थे, और आज भी वर्तमान में मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनमें योग्यता है, क्षमता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबिलिटीज़ है, वो भी सफोकेट हो रहे हैं। तो फिर आप बीजेपी में क्यों नहीं गए? देखिए, और शिवसेना में क्यों गए? ऐसे नहीं होता है कि आप मार्केट में जाते हो और आप तय करते हो कि कहाँ मुझे कौन से प्रोडक्ट खरीदना है। दिस हैपन्स राइट टाइम, राइट प्लेस। शिंदे साहब मुझे मिले थे, शिंदे साहब चाह रहे थे कि
मेरे जैसे जिन लोगों के पास एक इकोनॉमिक विजन है, मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अनुभव है, वे चाहते थे कि मैं इस पार्टी में शामिल हो जाऊं। इस पार्टी के माध्यम से हम महाराष्ट्र के युवाओं के हाथों को मजबूत करें, शिवसेना को मजबूत करें और शिवसेना के माध्यम से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को के हाथों को मजबूत करें। तो दिस इज़ राइट टाइम, राइट प्लेस। मैं भी उस प्रकार से हम लोग सफोकेटेड थे मुंबई में, महाराष्ट्र की जो राजनीति थी। हाँ, नहीं, आप पर आरोप ये लगता है कि आपने राज्यसभा सीट के लिए शिवसेना ज्वाइन कर ली। देखिए, राज्यसभा सीट के लिए तो मैं बहुत पहले 10 साल के लिए मैं बिना पावर के साथ मैं कांग्रेस पार्टी में लॉयल रहा। यदि मुझे पार्लियामेंट में ही जाना था तो मैं 10 साल के लिए वाई वुड हैव वेटेड। यानी पहले भी आपके पास ऑफर थे स्विच करने? ऑफर थे या नहीं थे वो अलग बात है, वो मैं आज इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यदि मुझ में केवल सत्ता की लालच थी तो मैंने 10 साल के लिए क्यों इंतज़ार किया? वो कहते हैं क्योंकि आप हार गए दो चुनाव। नहीं, बट उसके बावजूद ऐसे नहीं है कि किसी के पास ऑप्शंस नहीं थे। दो बार हारने के बाद 10 साल के बाद यदि ऑप्शंस थे तो पहले तो 5 साल भी हो सकते थे। लेकिन हम जैसे लोग, हम चाह रहे थे और हम प्रयत्न कर रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस को इंटरनली हम कांग्रेस में सुधार लाना चाहते थे। मैंने 10 साल के लिए यही ट्राई किया। 10 साल से भी पहले मैंने 2012 से इस बात को शुरू किया कि हम कांग्रेस में सकारात्मक सुधार लाना चाहते थे, कांग्रेस को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। कांग्रेस की जो एक रिच लेगेसी है, जो विरासत है, वो विरासत पर हम बिल्ड करना चाहते थे। पर किसी ने सुनी नहीं। किसी पार्टी के का एक अलग एजेंडा है। आपका नेक्स्ट सवाल शायद होगा कि किस नेता का एजेंडा है। उस बात पर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से पार्टी का एक एजेंडा था कि कंस्ट्रक्टिव बातें पर हम फोकस नहीं कर सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी के खिलाफ हमें बोलना है। तो क्या यही वजह है मिलिंद के राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड में एक एक करके सारे नेता छोड़ गए, सिर्फ सचिन पायलट बचे हैं, वो भी ऑलमोस्ट चले गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, अब देखिए ना, जितेंद्र सिंह, जितिन प्रसाद, आप भी उस युवा ब्रिगेड का हिस्सा थे। क्या वजह रही कि सिर्फ एक सचिन पायलट रह गए हैं, बाकी सब चले गए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस को ऑपोजिशन के रूप में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आम मतदाता, चाहे वे मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, वे और एक बार चाहते हैं कि मोदी जी को हैट्रिक मिलना चाहिए, लेकिन देश के हर मतदाता चाहती है कि भारत में एक मजबूत ऑपोजिशन भी होनी चाहिए। हर एक का ये कहना है। चेक्स एंड बैलेंसेस आर अ मस्ट इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में चेक्स और बैलेंसेस होनी चाहिए। तो मैं कांग्रेस को यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि आप सत्ता में नहीं आओगे, लेकिन कम से कम देश के जनता को आपको एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, यानी इशारों में आप ये कह रहे, यही वजह थी कि राहुल की युवा ब्रिगेड जो है वो ऐसे करके बिखर। हर एक का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन मैं सिंधिया जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे पुराने मित्र हैं, पारिवारिक संबंध है। सचिन जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज भी मेरे मित्र हैं। किसी के लिए मेरे कोई इलविल नहीं है। चर्चा होती है आपस में भी उन लोगों से? जो कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग हैं उनसे भी मेरी चर्चा होती है। किसी के लिए उस युवा ब्रिगेड में कभी चर्चा करते हैं? देखिए, हम सब, और क्या सचिन को भी कभी कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम सब आ गए, तुम भी आ जाओ, वहाँ क्या करो? देखिए, इन बातों को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से। लेकिन एक देखिए, मेरा जो, जैसे मैंने कहा कि मेरा राजनीति पार्टी के आधार पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद लोगों को साथ में आकर पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश को हमें किस प्रकार से आगे ले जाना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा में विश्वास करते हैं। ओके, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, आप कांग्रेस के उन नेताओं को क्या जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आपको इतना कुछ दिया, 2 बार सांसद बनवाया, केंद्रीय मंत्री बनवाया, उसके बाद भी आपको 14-19 में भी टिकट दिया, आपने राहुल गांधी को धोखा दिया, कांग्रेस को आपने धोखा दिया? मैं यही कहूँगा कि मैं कांग्रेस का मैं आभारी हूँ कि कांग्रेस ने मुझे एक बहुत अच्छा अवसर दिया बहुत कम उम्र में, लेकिन मेरी लॉयल्टी
मेरी वफादारी देश के लिए है, मेरी वफादारी मुंबई और भारत के जनता के लिए है। 10 सालों के लिए मैं पार्टी में लॉयल रहा, मैंने पार्टी को इंटरनली सुधारने की कोशिश की है। पार्टी सुनने को तैयार नहीं है, पार्टी को मेरे जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पार्टी को कोई एक नए, पार्टी एक अलग दिशा में जा रही है। लेफ्टिस्ट लोगों की जरूरत जो भी है, मैंने इस दिशा में मैंने कहा मैं इसलिए आपका हाथ पढ़ रहा था। पार्टी एक अलग दिशा में जा रही है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ब्रेकिंग पॉइंट क्या था मिलिंद, जिस दिन आपको ये लगा नहीं बस अब और नहीं? ऐसे एक ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, बहुत क्या सारे। आपको अपमानित महसूस हो रहा था या घुटन महसूस हो रही? देखिए, मुझे फॉर एग्जांपल मुंबई और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी 2019 में, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी बनी, उस समय जब पार्टी के नेताओं ने, उस समय के नेताओं ने मुझे आघाड़ी, इस अलायंस के बारे में पूछा, मैंने उस समय बहुत ही स्पष्टता से उन्हें कहा कि ये अलायंस कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। और पार्टी के कई प्रोमिनेंट नेताओं का उस समय भी यही मानना था और आज भी यही मानना है कि शिवसेना के साथ नहीं होना चाहिए, कि उद्धव ठाकरे जी के साथ युति नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे, हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से पार्टी 2019 में पार्टी महाराष्ट्र में 25 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, सभी एमपीज पार्टी छोड़ के चले गए। उनके पास संगठन नहीं है, सिंबल नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है। उसके बावजूद, पर वो कहते हैं और लोग भी कहते हैं हमदर्दी उनके साथ है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। वो जनता को तय करना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है, सरेंडर कर रही है उस पार्टी को, जबकि वो उस पार्टी को ट्रस्ट नहीं करती है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दक्षिण मुंबई जैसे एक सीट है मानक जी, वो आपकी सीट है, आपके पिताजी की सीट? वो नहीं, हमारी सीट ऐसे नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि मतलब वहाँ से आप जीतते आए, हम पिताजी भी चुनाव जीतते आए। जी, हम 1980 से हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिली है कि हम जनता, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का हमें एक अवसर मिला। मैं नहीं कहूँगा कि हमारी सीट है या हमारा गढ़ है, लेकिन हाँ, इस ऐसे एक प्रेस्टिजियस सीट की सेवा करना, ये मैं मानता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, है और रहेगा। क्या आपका टिकट काट दिया गया मुंबई साउथ से, इसीलिए आपने? मेरा टिकट, क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट था? नहीं, मेरा टिकट नहीं काट दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद की टिकट उन्होंने कटवा दिया, उद्धव ठाकरे को दे दिया वो सीट। उन्होंने अपने जो सीट है, जो एक परिवार से जुड़ा हुआ एक सीट है, जिस परिवार ने इस सीट को कांग्रेस के लिए मजबूत के लिए बनाया, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सीट और इस क्षेत्र के जनता का रिप्रेजेंटेशन किया, प्रतिनिधित्व किया। उस कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को, इस अवसर को हाथों से गंवाया। सो ये एक बहुत अफसोस की बात है। और ये केवल साउथ मुंबई का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सीट है पूरे। इस बार आप जीत जाते अगर कांग्रेस मान लीजिए वो सीट अपने पास रखती और आपको उतारती? अभी क्या होता था मैं नहीं जानता हूँ। शिंदे साहब ने मुझे पार्टी में शामिल किया, अनकंडीशनली मैं पार्टी में ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे राज्यसभा का चुनाव आया, राज्यसभा में उन्होंने मुझे भेजा। आने वाले दिनों में क्या होगा, महायुति के नेताओं क्या तय करेंगे, मुझे साउथ मुंबई से चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, जो भी तय करेंगे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इस जिम्मेदारी को आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे मैं राज्यसभा का सांसद हूँ आज, लेकिन दक्षिण मुंबई एक प्रकार से मेरी कर्मभूमि है, और दक्षिण मुंबई की जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए मैं ईमानदारी से काम करता रहूँगा। ओके, तो आपने शिंदे शिवसेना को ही क्यों चुना? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को क्यों नहीं चुना? और क्या कभी उधर से भी कोई ऑफर था या आपने उनको अप्रोच किया था? नहीं, मुझे वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। नहीं था। और जो अभी किसके यहाँ से ऑफर था नहीं था, उस बात पे जैसे मैंने कहा, ऐसे राजनीति में मेरे लिए एटलीस्ट पॉलिटिक्स, वैसे मैं पॉलिटिक्स को उस नज़रिया से नहीं देखता हूँ कि मुझे एक मार्केट में जाके बहुत सारे ऑप्शंस है, शेल्फ पे कौन से प्रोडक्ट्स है उसके आधार पे मैं जाके मैं खरीदता नहीं। राइट टाइम राइट प्लेस, शिंदे साहब के नेतृत्व से मैं बहुत प्रभावित था, मैं हूँ। वे एक मोदी जी की तरह एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। मोदी जी एक साधारण चाय वाला थे और आज देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन गए। वैसे ही शिंदे साहब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और आज देश के दूसरा सबसे बड़े स्टेट, सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट
राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सो ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का मुझे कभी भी अवसर नहीं मिला। मैं मनमोहन सिंह जी के सरकार में जब मैं एक मंत्री था उस समय जी मनमोहन सिंह जी भी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आज शिंदे साहब जिस प्रकार से मुंबई को आगे ले जाना चाहते हैं, जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल एक छोटा इशू है, मुंबई का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हमेशा रहता है कि बीएमसी और मुंबई के सड़क इतने सारे पॉटहोल्स हैं, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुंबई महानगर पालिका देश का और एशिया का सबसे श्रीमंत सबसे अमीर महानगर पालिका है। उसके बावजूद हर साल आपको मॉनसून के समय पॉटहोल्स दिखाई देंगे। किसी भी नेता ने, उद्धव ठाकरे जी, ये लोग पिछले 25 सालों से 30 सालों से मुंबई महानगर पालिका चला रहे हैं। उनकी पार्टी के, उनके स्वयं खुद के कॉरपोरेटर हमेशा महापौर बनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं खड्डा मुक्त मुंबई बनाना चाहता हूँ। ये शिंदे साहब का विजन है कि वे सड़कों को कॉन्क्रीटाइजेशन करना चाहते हैं। तो एक भव्य विजन है, जिस प्रकार से मोदी जी का एक राष्ट्र स्तर पर एक विजन है, शिंदे साहब का एक महाराष्ट्र। क्या उसी तरह से जैसे शिंदे साहब महाराष्ट्र पर फोकस करना चाहते हैं, आप शिवसेना का विजन, उनकी नीति, उनकी प्रेजेंस दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए आप राज्यसभा गए हैं शिवसेना की तरफ से? मुंबई का और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व, दिल्ली में मुंबई और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व, ये हमेशा मेरा कर्तव्य रहा है, मेरे फादर का भी कर्तव्य रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मैं नहीं कहूँगा कि मुंबई एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है देश के लिए। मुंबई देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, कल्चरल इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है। तो मुंबई का रिप्रेजेंटेशन करना दिल्ली में, ये मैं मानता हूँ पिछले कई सालों से एक प्रकार से हम पीछे रह गए। तो उस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आज जो मुझे एक अवसर मिला है राज्यसभा के एक सांसद होने के नाते। दोनों में फ़र्क क्या है? आप तो लोकसभा में रहे 2 बार और राज्यसभा में, क्या फ़र्क है? फ़र्क मुझे अभी मालूम पड़ेगा। नहीं, अंदर से कैसे महसूस हो रहा है? कुछ लग रहा है फ़र्क, या लग रहा है कि नहीं पार्लियामेंट ही है, संसद ही है? देखिए, एक प्रकार से संसद ही है, संसद है, लेकिन राज्यसभा में मैं जब मंत्री था, मुझे राज्यसभा में जाने का एक अवसर मिला, कई बार अवसर मिला, लेकिन उस समय हम गवर्नमेंट की ओर से जवाब देते थे। इस बार हम गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे। सो एक एमपी और एक मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट से कैसे सवाल पूछेंगे इस बार? क्यों नहीं पूछ सकते? पूछेंगे? क्यों नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछते। मैं जब एमपी था, मानव जी, जब मैं सांसद था, 10 वर्षों में जब मैं कांग्रेस का सांसद था और मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, केवल 3 वर्षों के लिए मैं मंत्री था। बाकी 7 वर्षों के लिए मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछे। बहुत सवाल पूछा मैंने। तो यानी डबल इंजन सरकार होते हुए भी आप अपनी ही सरकार से यहाँ भी सवाल पूछेंगे? मैंने चाहे मैं विपक्ष में हूँ या चाहे मैं सत्ताधारी पार्टी में हूँ, मेरा सवाल सकारात्मक होगा। मुझे आलोचना भी करना है तो वो आलोचना सकारात्मक होगा, मुझे क्रिटिसिज्म भी देना है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। वो राजनीति से मैं डिविएट नहीं करूँगा। आप शिंदे जी की राजनीति से प्रभावित हुए, विजन से प्रभावित हुए, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब आप कांग्रेस में थे, आप उनकी तरफ थे। तब कैसा महसूस होता था? उद्धव ठाकरे के अच्छा काम नहीं कर रहे थे सीएम के तौर पर? क्या ये आरोप सही है आप ही की शिंदे सेना के घर से नहीं निकलते थे, अपने बंगले से अपनी सरकार चलाते थे? ये सब जनता के सामने, जनता जानती है कि शिंदे साहब एक जो कॉन्ट्रास्ट जनता को दिख रही है, वो कॉन्ट्रास्ट आज जनता के सामने है कि शिंदे साहब एक ज़मीनी स्तर पे नेता है। वे ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, लोगों की समस्याओं दूर करने के लिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जाकर मिलते हैं। कोविड की समय हो या आज मैंने देखा है कि वे डीप क्लीनिंग ड्राइव जो करते हैं, मुंबई में AQI जो पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए जो काम कर रहे हैं। पर कोविड के समय तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और उस समय शिंदे साहब भी मंत्री थे। लेकिन जिस प्रकार से ठाणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में वे घूमते थे, कुछ अलग नेता फेसबुक लाइव करते थे। एक फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को, किसकी बात कर रहे हैं आप चेक कीजिए, आप गूगल कीजिए। आप आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उस समय के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं कि कभी भी बाहर नहीं जाते थे, केवल फेसबुक लाइव, फेसबुक के माध्यम से जनता तक। तो तब आपको अंदर से बुरा नहीं लग रहा था? आप उन्हीं की साइड खड़े थे? उस समय भी मुझे एक कांग्रेस नेता होने के नाते मैं जानता था कि कांग्रेस में क्या भावना थी और कांग्रेस वालों में क्या भावना थी। और आज भी कांग्रेस, मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ प्रोमिनेंट कांग्रेस के नेता दिल्ली जाकर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ कंप्लेन करने गए कुछ ही दिन पहले। तो मैं जानता हूं कि उनकी क्या भावना है। वो तो ये कहते हैं कि
ऐसा महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है जब यहाँ की पार्टी दिल्ली में जाके सरेंडर कर चुकी है और दिल्ली से चल रही है महाराष्ट्र की सरकार। दिल्ली में बैठे लोग शिंदे सरकार को चला रहे हैं या फिर वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने देखा है कि शिंदे साहब और भाजपा के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, चाहे भाजपा के दिल्ली के नेताओं के साथ या महाराष्ट्र के नेताओं के साथ, बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हर अलायंस में कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक इस पार्टी में और इस महायुति में जो मैकेनिज्म है उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन्हें तुरंत जल्द से जल्द मिटाने के लिए बहुत ही भारी एक मैकेनिज्म है। मैंने अपने आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने कई सालों से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच में जब अलायंस होती थी, यूपीए के बीच में जब अलायंस होती थी, मैंने देखा है कि वहाँ टाइम नहीं मिलता था। वहाँ टाइम नहीं, वहाँ की कोई मैकेनिज्म नहीं थी। और आज भी इंडिया अलायंस, टॉक टू केसी, यही मैसेज आज भी इंडिया अलायंस में जो हो रहा है वही हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और महाराष्ट्र में खास करके ये दिखाई आपको सभी लोगों को दिखने को। तो क्या ये आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी छोटे अपने क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ अन्याय करती है, उनको दबाती है, उनको काट रही है, उनको छोटा करना चाहती है, खत्म करना चाहती है? देखिए, मैं जहाँ तक महाराष्ट्र का मुझे अनुभव है, डायरेक्ट अनुभव है, कि पिछले 3 महीनों से मैंने देखा है कि शिंदे साहब, शिवसेना, भाजपा, दिल्ली के नेता, महाराष्ट्र के नेता साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा उनका ट्यूनिंग है। हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर उनकी ट्यूनिंग है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के पहले, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद, सीट शेयरिंग को लेकर, कैंपेन स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। बिल्कुल बेबुनियाद है। ओके, असली नकली की लड़ाई है इस बार, ये कहते हैं उद्धव ठाकरे गुट के नेता, एनसीपी के नेता और कांग्रेस के नेता कि असली इधर है, नकली उधर है। चाहे नकली एनसीपी हो, चाहे नकली शिवसेना हो, असली हमारी तरफ है। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक शिवसेना की बात है, देखिए, शिंदे साहब अपने विचारधारा पे पक्के हैं। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी जी को समर्थन दिया। 2014 से 2019 तक उन्होंने क्या किया, आप रिकॉर्ड आप जाके गूगल चेक कीजिए। उन्होंने मोदी जी के खिलाफ किया, नहीं, बहुत क्रिटिसाइज किया, जैसे कि वे विपक्ष में थे। 2019 में अचानक साथ में आ गए। उसके बाद उन्हें केवल उनकी एक ही लालच थी कि वे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना चाहते थे, खुद बैठना चाहते थे, स्वयं बैठना चाहते थे। वो तो बाद में बैठे, बट उनको जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, तब उन्होंने जो आरोप आप कह रहे थे कि कोई मेरे बारे में कहे, वही प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे जी में थी कि जब उन्होंने कुर्सी नहीं मिली, तब कुर्सी के लिए उन्होंने, वो तो कह रहे हैं हमको वादा किया था बीजेपी ने 2.5 साल के लिए। किसने वादा किया, किसने नहीं किया, लेकिन उस कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को खतरे में डाला। और उसके बाद जो हुआ, जो शिंदे साहब के नेतृत्व में, शिंदे साहब ने असली, क्योंकि देखिए, मैं जब कांग्रेस में भी था, शिवसेना के साथ हमारे फैमिली के बहुत पुराने संबंध हैं। मेरे फादर, मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी 1976 में मुंबई के महापौर बने। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से बने। तो हमारे फैमिली और ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे मेरे फादर के बहुत गहरे संबंध थे। और शिवसेना की जो विचारधारा है, एक प्रकार से हम उसको रिस्पेक्ट भी करते थे कि शिवसेना मुंबई के हित में हमेशा काम करते। ठीक है, पॉलिटिकली हम लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आज जो असली शिवसेना है, जो असली शिवसेना की जो विचारधारा है, वो शिंदे साहब के नेतृत्व में आम कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है कि हम शिंदे साहब के नेतृत्व में हमें असली शिवसेना दिखाई दे रही है। जो बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे ने पार्टी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, केवल हिंदू राष्ट्रवादी नहीं, जो जन सेवा, जो लोक सेवा, जो सैक्रिफाइस करके महाराष्ट्र और मुंबई की जनता के लिए काम करना। क्यों अलग होना पड़ा शिंदे को? अब तो आप इस पार्टी में आ गए हैं, तो आपने और ज्यादा पूछा होगा, बातचीत की होगी, क्या ब्रेकिंग पॉइंट था? देखिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये मुझे कहते जो हैं लग रहा है कि सीएम बनना ये चाहते थे, इसलिए चले गए। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति 2019 में जब पवार साहब के नेतृत्व में और उद्धव जी दोनों मिलकर उन्होंने एक 180 डिग्रीज टर्न किया, एक यूबीटी जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूबीटी मीन्स उद्धव बाला साहेब ठाकरे,
एक्चुअली आजकल जो चर्चा हो रही है मराठी एरियाज में, यूबीटी का मतलब है यू टर्न फ्रॉम बाला साहेब ठाकरे। जब ये यू टर्न हुआ और 2019 में केवल सत्ते के लिए, केवल पैसे बनाने के लिए जब ये पार्टियों ने अपने विचारधारा को डिच किया और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना साथ में आकर, ये शॉकिंग था। ये कोई सोच ही नहीं सकता। इस तरह तो आप भी कांग्रेस से शिवसेना में आए हैं। नहीं, वो अलग, वो मेरा पर्सनल, मुझे काम करने के लिए मैंने किया है। बट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, दो पार्टियां जिनकी वोट बेस अलग है, वो साथ में आकर उस 2019 के बाद बहुत डिसरप्शंस हुए महाराष्ट्र की राजनीति में। और उस डिसरप्शन को सेटल करने में पिछले कई 4 सालों से 5 सालों से महाराष्ट्र में एक भी चुनाव नहीं हुआ है। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले अभी अप्रैल और मई में महाराष्ट्र में, देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव होगी। उसके पहले या बाद में, जब इलेक्शन कमीशन तय करेगी, लोकल चुनाव होंगे, जैसे मुंबई महानगर पालिका की चुनाव होगी। उस समय ये इशू सेटल हो जाएगा कि कौन असली कौन नकली, कि कौन असली शिवसेना है, कौन असली राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। कितनी सीटें आप 48 में से इस बार? मैं कभी भी सीटों के प्रेडिक्शन में मैं कभी भी इस इशू में नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे यकीन है, जो माहौल है, जो लोकसभा चुनाव की बात आप करें, कि महाराष्ट्र की जनता एक प्रगतिशील जनता है, एक कॉस्मोपॉलिटन जनता है। मुंबई जैसे शहर में एक पूरी देश की विविधता आपको यहाँ नज़र आती है। लोग चाहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति को वो आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार, खास करके शिंदे जी, अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी तो ये कहती है इस बार तो मोदी के नाम पर 100% हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार की जो अच्छा काम है, दोनों चीज़ों को मर्ज करके, मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार और एक बार महायुति को, एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोट देंगे। आपको लगता है कि 14 और 19 में आप अपना चुनाव इसीलिए हार गए थे क्योंकि मोदी लहर इतनी जबरदस्त चल रही थी कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाया? देखिए, और भी कुछ कारण थे? 2019 में मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे पूरी जानकारी थी कि साउथ मुंबई की सीट, मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बहुत कठिन था। मैंने पार्टी के लिए, मैंने उस समय राहुल जी को स्वयं कहा कि मैं पार्टी के लिए, मैं पूरी तरह से तन मन धन से मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि मुश्किल है, राजनीतिक हालात क्या है इस शहर में, इस राज्य में और इस देश में। मैंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन उस समय भी हमें पता था कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें वोट देना चाहते थे। आज भी मैं मानता हूं कि जनता को एक विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। तानाशाही कहते हैं आपके विपक्षी तो, अब क्योंकि आप अब सत्ता में आ गए हैं। ये सब देखिए, ये तानाशाही, ये सब मैं एक ही बात कहूँगा, बोले सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात आपको एक इम्पॉर्टेंट बयान देना चाहूँगा कि जिन पार्टियों में लोकशाही नहीं है, जिन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, वे भारत के लोकतंत्र को मजबूत कैसे करेंगे? मतलब परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं आप। जिन पार्टियों में, और एक बार कह रहा हूँ, जिन पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टियां, परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। वो पार्टियां भारत की डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत कर पाएंगी? परिवारवाद का आरोप आप पर लगता है? अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अल्टीमेटली 10 साल के बाद भाजपा का नेता कौन रहेगा, आप और हम नहीं कह सकते। ओके। 10 साल के बाद भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन रहेगा, आप और हम नहीं कह सकते। शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में एक बार नहीं, अनेक बार शिंदे साहब ने स्वयं कहा कि जो काम करेगा, जो मेहनती कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वो पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का मुख्य नेता बनेगा। मैं किसी भी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी को, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को, किसी भी भाजपा को छोड़ के किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, वाम दलों को अलग रख के उनको चुनौती देता हूँ कि क्या किसी भी पार्टी के नेता ये बयान कैसे? ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है आपके लिए।
सॉरी टू से, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवादी वो पार्टी है जहां एक परिवार पार्टी चलाता है। जी ठीक है, नहीं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं परिवारवादी वो पार्टी है जहां परिवार पार्टी चलाता है। नहीं मानव जी, हर पार्टी में, हर पार्टी में और हर लोकतंत्र में, अमेरिका में भी ऐसे बहुत से फैमिलीज है। आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए फॉर एग्जांपल, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वहाँ बुश फैमिली को देखिए, वहाँ क्लिंटन फैमिली को देखिए, वहाँ ओबामा फैमिली को देखिए, जहाँ मिशेल ओबामा भी शायद राजनीति पर वो पार्टी नहीं चलाते थे। बट मैं वही कह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हर लोकतंत्र में फैमिली मेंबर्स राजनीति में आ सकते हैं यदि उनमें क्षमता है, उनमें काम करने की इच्छा शक्ति है। लेकिन किसी पार्टी को एक ही फैमिली के लिए, एक ही फैमिली मेंबर के लिए आरक्षित, वो टॉप पोस्ट आरक्षित नहीं होना चाहिए। इसी का मतलब है परिवार। आप ही के सहयोगी बहुत सारी पार्टियां हैं जहां पर बिल्कुल टॉप पोजीशन परिवार के लिए आरक्षित है। मैं उन एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं उन पार्टियों का मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं उन पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी, जहाँ हाँ मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र स्वयं, सुनिए, जो उनके सुपुत्र स्वयं राजनीति में है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी एक बार नहीं अनेक बार कहते हैं कि ये पार्टी का टॉप पोस्ट अब मैं किसी के लिए रिजर्व है। बट मैं जहाँ तक आपने तानाशाही की बात कही जी, मैं यही कहूँगा कि यदि किसी राजनीतिक दल और खास करके विपक्ष के दल को जब वे चौकीदार चोर है ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि भारत में तानाशाही है? क्या चीन में कोई व्यक्ति जाकर कह सकता है अपने शी जिनपिंग के बारे में कि वो चोर है? उसका मतलब है कि वहाँ तानाशाही चलती है, वहाँ अथॉरिटेरियन रेजिम चलती है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। भारत में मीडिया फ्री है, भारत में ऑपोजिशन को आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट गजब का है, लेकिन मैं भटकूंगा नहीं मेरा सवाल अभी भी वही है। इसका मतलब आप जब कांग्रेस में थे क्या आप एक परिवारवादी पार्टी में काम कर रहे थे? क्योंकि वहां टॉप पोजीशन खरगे जी से पहले एक ही परिवार के लिए रिजर्व। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि उस परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंध थे। यस, 100% थे। लेकिन जब मैंने इसलिए आपको कहा कि मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी एक पार्टी का उदाहरण नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ पार्टियां कहते हैं कि हमारे देश में तानाशाही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन नेताओं को, उन पार्टियों के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले कृपया पार्टी में लोकतंत्र लाइए, पार्टी में लोकतंत्र लाइए। उसके बाद आप देश के लोकतंत्र के बारे में, या देश के लोकतंत्र को आप अधिक मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप कृपया चर्चा। जैसे मैं अनुप्रिया पटेल का इंटरव्यू कर रहा था, अपना दल की नेता है वो और आपके गठबंधन में ही है। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने, आपके प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की परिभाषा तय कर दी है। यही परिभाषा, जो परिवार पार्टी चलाता है वो परिवारवादी है। उन्होंने कहा परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी तय नहीं करेगी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी परिवार चलाता है और जनता से हम जीत के आते हैं, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, परिभाषा यानी मैं और एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे एक परिवार किसी पार्टी को चलाती है या नहीं चलाती है, चाहे उस पार्टी में नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है या नहीं, पार्टी में डेमोक्रेसी, यदि पार्टी गंभीरता से अपने पार्टी में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो वे डेमोक्रेटिक आइडियल्स में विश्वास करते हैं, तो हाँ, जब वे भारत के लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको जनता, उनकी क्रेडिबिलिटी, जनता के आंखों में जनता कहेगी हाँ, इनकी बात में क्रेडिबिलिटी है। तो उन्हें यदि जनता के सामने क्रेडिबिलिटी दिखाना है तो सबसे पहले अपने स्वयं के पार्टी, चाहे इट इज फैमिली रन और नॉट फैमिली रन, लोकतंत्र आप पहले दिखाइएगा कि अपने पार्टी में लोकतंत्र है। ठीक है, आप विपक्ष को क्या जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि सीबीआई, ईडी को ये विपक्षियों के घर भेजते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा इनके पास, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस बात पर, मैं इस पर अननेसरली मैं एक बात कहना चाहूँगा। 2014 में कौन सत्ता में थी? यूपीए सरकार। उस समय जब कांग्रेस पार्टी को 210 सीटें थी लोकसभा में, 210 सीटों से आई थिंक 44 तक आ गए। उस समय दोष किसको दिया गया? किसको दोष दिया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी थी हमारे देश में
बहुत ज़्यादा लोकतंत्र थी हमारी, Too much एक्सेसिव डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी। कुछ हद तक प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोला गया कि प्रधानमंत्री की नीतियों के वजह से हम चुनाव हारे, घोटाले, स्कैम्स, अलायंस पार्टनर्स को दोष दिया गया। हाँ। उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय मोदी जी इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल थी, उस समय ईडी, सीबीआई कांग्रेस पार्टी और यूपीए के कंट्रोल में थी। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी को 44 से 55 सीटें मिली, आई वुड नॉट कॉल इट एन इम्प्रूवमेंट, उसके बाद किसको दोष दी गई? डेमोक्रेसी खतरे में है। हाँ। 2-3 उद्योगपतियों को, ईवीएम्स। तो ये जो इश्यूज है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सब बेमानी है, ये नहीं, ये एक्सक्यूजेस है, ओके, बहाने हैं। बहाने हैं। और वॉशिंग मशीन, अपने कमजोरियां को छिपाने के लिए ये एक्सक्यूजेस है। सुधारने के लिए जिन पार्टियों में इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, उन्हें एक्सक्यूज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वॉशिंग मशीन वाली बात से तो आपको भी सहमति जतानी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? और बाकायदा एक अखबार में पूरी रिपोर्ट आई मैं इन चीज़ों पर कि जब आरोप लगाते हैं आप किसी पर भ्रष्टाचार के, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालकर आप अपनी मैं तरफ एक ले ही बात लेते हैं कहना चाहता हूँ, और उनके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, मैं एक ही फिर वो बात- साफ हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी केस वेस की वजह से मैं पार्टी में छोड़ के मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं, नहीं आपकी गया। बात नहीं है। मैं तो ऐसे ये भी बातें जो है, अब बताइए, वो चक्की पीसिंग वाला याद है ना आपको? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, आप मुझे चक्की पीसिंग। आप मुझे एक बात बताइएगा। दक्षिण राज्य का एक मुख्यमंत्री था कांग्रेस पार्टी के, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई, उनके सुपुत्र सांसद थे, वे उस राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई केसेस थे कि नहीं? किसने लगाया ईडी, सीबीआई केसेस? उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप इसका मतलब यूपीए में भी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल होता था मैं या दुरुपयोग होता नहीं, था? मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय भी और आज भी हो रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। पर उस समय होता था। मैं कह रहा हूं, यदि किसी को ईडीआई, सीबीआई एजेंसीज के फंक्शनिंग में शक है, तो हमें ईडीआई, सीबीआई जैसे एजेंसीज को अधिक इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यदि आप आरोप प्रत्यारोप करोगे तो कोई कह सकता है कि उस समय भी हो रहा था, कोई इमरजेंसी की बात कर सकता है। इमरजेंसी वॉज द मदर ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी। भारत के इतिहास में नोबडी कैन डिनाई दैट। कांग्रेस ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया। ऑफ कोर्स। सो यदि आप जेन्युइनली इन एजेंसीज को सुधारना चाहते हो, यदि आपको लग रहा है तो, बट आज ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना, 2014 से लेकर 2019 के बाद, 2014 में पहले एक्सक्यूजेस बनाए गए, 2019 में एक्सक्यूजेस बनाए गए, आज 2024 में एडवांस में एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। अशोक चव्हाण, नवाब मलिक, छगन भुजबल, और मैंने चक्की पीसिंग वाला बताया, 70,000 करोड़ का आरोप अजीत पवार पर लगाया, लेकिन अजीत पवार अब डिप्टी सीएम है। देखिए, एक बात, डबल स्टैंडर्ड है। मतलब एक बात नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मोदी जी के नेतृत्व है, मैं मोदी जी के नेतृत्व को देख सकता हूँ। ओके। आप नेक्स्ट सवाल कह सकते हो कि कुछ लोग कुछ कम्युनिटीज़ के खिलाफ बोलते हैं। मैं मोदी जी का बयान क्या है, मोदी जी का स्वभाव क्या है, मोदी जी का पॉलिटिक्स क्या है, उस पर, उसके आधार पर देश की जनता, उसके आधार पर देश की जनता को तय करना होगा कि वे किसको वोट देना चाहते हैं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और देश के प्रधानमंत्री है, तो एक बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके। अब मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटे सवाल छोटे जवाब। मिलिंद देवड़ा, पहला सवाल, क्या एकनाथ शिंदे गद्दार हैं जो उद्धव ठाकरे की सेना कहती है? बिल्कुल नहीं। शिंदे साहब शिवसेना को उन्होंने बचाया। शिवसेना, आम शिव सैनिक को उन्होंने उनके
स्वाभिमान और अभिमान और गर्व को रिस्टोर किया है। ओके, क्या कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, मुसलमानों की तरफ झुकी हुई है उनका वोट लेने के लिए? कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में बहुत कन्फ्यूजन है। कांग्रेस पार्टी ने देश के संस्थापकों का जो विजन था, उस विजन से उन्होंने बहुत डिविएट किया है। ओके, और कांग्रेस पार्टी की जो विरासत है, उस विरासत को कांग्रेस पार्टी ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बीजेपी क्या सांप्रदायिक पार्टी है? नहीं, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने देश की जनता को सेक्युलरिज्म क्या है वास्तव में, सही परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम देशों में सेक्युलरिज्म क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी जी ने ओके, भारतीय जनता को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सभी समुदायों को ओके, अपने एक्शंस से दिखाया है कि उनकी जो सेक्युलरिज्म है, मोदी जी की जो सेक्युलरिज्म है, उस सेक्युलरिज्म से भारत विल बी मोर यूनाइटेड। ओके, बाला साहब का असली उत्तराधिकारी कौन है? बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी आज वर्तमान में शिंदे साहब है। ओके, आम शिव सैनिक है जो शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम कर रहे हैं। ओके, विपक्ष कह रहा है कि राज ठाकरे नकली ठाकरे हैं, इनके पास नकली एनसीपी, नकली शिवसेना, नकली ठाकरे भी आ गया। ये सब बहुत ही पुअर बहाने हैं अपने अवसरवादी राजनीति को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित। क्या एक नाथ शिंदे कठपुतली सीएम है, पपेट सीएम? बिल्कुल नहीं। एक नाथ शिंदे क्या जी, अपने फैसले खुद लेते हैं? एक नाथ शिंदे जी पूरी तरह से एम्पावर्ड मुख्यमंत्री है, पूरी तरह से उनके पास पावर है और उनको भाजपा का, केंद्रीय और राज्य नेताओं का पूरी तरह से 100% समर्थन है। कितने नंबर देंगे 10 में से आप एक नाथ शिंदे की सरकार को और एक नाथ शिंदे को सीएम के तौर पर? जहाँ तक उनकी जिस प्रकार से वे मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से वे मेहनती है, मैं 10 on 10 दूंगा। जिस प्रकार से वे महाराष्ट्र और मुंबई को, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन मुंबई से मेरा एक बहुत गहरा लगाव है। मुंबई को आगे ले जाने के लिए, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर भी मैं 10 on 10 दूंगा। और उद्धव ठाकरे को कितने नंबर देते हैं 10 में से? जहाँ तक मेहनती की बात है, हाँ, 1 on 10। जहाँ तक महाराष्ट्र और मुंबई महानगर पालिका, जो पिछले 25 सालों से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका जो उद्धव ठाकरे जी के कंट्रोल में था, उस महानगर पालिका को भ्रष्ट मुक्त बनाने में मैं उनको 0 on 10 पॉइंट्स। आदित्य ठाकरे नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर? मैं आदित्य ठाकरे के बारे में कहूँगा कि उनको डेनमार्क या नॉर्वे ऐसे देशों का मेयर, उनको उन देशों का मेयर बनने की मुझे लग रहा है बहुत इच्छा है। लेकिन मुंबई की समस्याएं और नॉर्वे और पश्चिम और विकसित देशों की समस्याओं में बहुत अंतर है। उन्हें ज़मीन पर आकर देखना चाहिए। पर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं ना? बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना वो अलग बात है। ओके, लेकिन मुंबई की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किन समस्याओं को हमें फोकस करना चाहिए, ओके, किन समस्याओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, ओके, मैं मानता हूं कि उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करने में मैं उनको 2 on 10 दूंगा। क्या कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है मिलिंद? बीजेपी कहती है, मैं कहूँगा कि एनडीए कहता है। मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी बनना चाहिए। भ्रष्ट पार्टी से ज़्यादा पहले आपको डेमोक्रेटिक पार्टी बनना है। शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन है, सुप्रिया सुले या अजित पवार? ये सब जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं आपको रैपिड फायर में एक बात बताऊंगा। 4 जून को हाँ, इस पता लग सवाल जाएगा। का आपको पता अब लग मैं समझ गया। अब मैं कुछ नाम लूंगा चोचा, आपको पहला शब्द जो जहन में आता है वो बताना है। उद्धव ठाकरे, कंफ्यूज्ड। राज ठाकरे, फायर ब्रांड। बाल ठाकरे, कन्विक्शन। एक नाथ शिंदे, मेहनती। अजित पवार, मेहनती। शरद पवार,
डन? सॉरी, डन? डन? इज शरद पवार डन? नहीं, आई वुड से क्या रिटायर शरद हो पवार जाना के चाहिए? बारे में मैं कहूँगा कि डिसरप्टिव, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो हुआ है, लोग तो उन्हें चाणक्य कहते हैं। नहीं, उनके नेतृत्व में 2019 में महाराष्ट्र में जो हुआ, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, सॉरी मैं आपको एक लंबा जवाब दे रहा हूँ, उसकी वजह से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत डिसरप्शंस पैदा हुए। ओके, देवेंद्र फडणवीस। और डिसरप्शंस मैंने नहीं कहा कि ये सकारात्मक डिसरप्शंस है या नकारात्मक डिसरप्शंस, ये जनता तय करे। देवेंद्र फडणवीस। मेहनती। नरेंद्र मोदी। पॉजिटिवली डिसरप्टिव। अमित शाह। मेहनती। राहुल गांधी। दोस्ती याद आ रही है? अब पुरानी दोस्ती याद आ नहीं, रही है? नहीं, वो बात नहीं है। अब राहुल गांधी बाहर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको एक सलाह देना चाहूँगा पार्टी को, केवल राहुल जी को नहीं, कि जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को, और मैं एक पॉजिटिवली कह रहा हूँ, मैं नेगेटिवली बात ये नहीं कह रहा हूँ, कि चाहे चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते हारे 2 जून 4 को, मुझे यकीन है कि मोदी जी जीतने वाले हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी को, इस देश को, भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देना चाहिए। ओके, प्रियंका जो गांधी। पिछले 10 सालों में, अफसोस की बात है, समझ गए, पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। नेगेटिव हो गए थे, तो मैं कंस्ट्रक्टिव राहुल नहीं। जी को के बारे में कहूँगा कि होपफुली रहें। होपफुली कंस्ट्रक्टिव। होपफुली कंस्ट्रक्टिव। प्रियंका गांधी। कैसे रेट करते हैं आप उन्हें? रेट करता हूँ, हाइप्ड? ये देखिए, ये रेटिंग का जो है ना, अंडर यूज्ड, हाइप्ड, येट टू बी टेस्टेड? टू बी टेस्टेड। टू बी टेस्टेड। टू बी टेस्टेड। सचिन पायलट। पार्टी में काम कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। सचिन पायलट। फ्रेंड? नहीं, फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंडशिप की बात नहीं है, बट रॉन्ग पार्टी? नहीं, वैसे भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि जल्दी फैसला लेने। इग्नोर्ड। So you're asking him to ignore? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट में जो कैपेबिलिटी है, Oh, ignored. उस कैपेबिलिटी को, Okay. उस योग्यता को Underused. अंडरयूज्ड, Right. और सचिन जी कहाँ भी होंगे, मैं चाहूँगा एक वेल विशर होने के नाते कि ऐसे नौजवानों को, जिनके माइंड में, जिनके दिल में देश के प्रति, उनके राज्य के प्रति भावना है, कुछ काम करना चाहते हैं, उनको सही ढंग से, सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको अपने ये जो कैपेबिलिटी है वो मैं चाहूँगा कि वो यूटिलाइज। ज्योतिरादित्य सिंधिया। वेरी कैपेबल। जितिन प्रसाद। ऑल्सो कैपेबल। ऑल्सो कैपेबल। आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह, सब अपने अच्छे, मतलब पुराने रिश्ते हैं, आज भी है। आरपीएन जी को मैं कुछ ही दिन पहले मैं मिला था। आरपीएन जी के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ही कैपेबल है। मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, बट बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही एंटरटेनिंग भी है, एंड बहुत ही अच्छा, बहुत टैलेंटेड है। ये सारे लोग बीजेपी में गए, आप क्यों नहीं गए फिर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कोई मार्केट, शायद महाराष्ट्र मुंबई की वजह से नहीं, क्योंकि वो लोग मुंबई से नहीं आते। देखिए, ये ऐसे नहीं होता है कि आप जाके ऐसे, शिंदे साहब ने मुझे एक अवसर दिया, चाहते थे कि मैं उनके। आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के बारे में मैं कहूँगा कि उनके इंटेंशंस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए और आदित्य क्या इश्यूज उठा रहे, ओके, उसमें थोड़ा मिसमैच है। संजय राउत।
अंग्रेजी में एक शब्द है मोटा माउथ, तब जो बहुत बोलता है। नाना पटोले, आपकी पुरानी पार्टी के महाराष्ट्र के नाना पटोले प्रेसिडेंट। अपने अपने ऐसे कुछ पर्सनल अच्छे रिलेशंस हैं। नाना पटोले के बारे में मैं कहूँगा कि एम्बिशियस है। ओके, संजय निरुपम उन्होंने भी छोड़ दिया कांग्रेस। जब भी कोई कांग्रेस छोड़ता होगा आपको लगता पता था मुझे ये होने वाला है। मैं लग रहा है बीजेपी में जा रहे हैं या आपकी पार्टी में आ रहे हैं। संजय निरुपम के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत समय के बाद उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। ओके, तो आपकी पार्टी में आ रहे हैं देखिए, या बीजेपी में जो जा रहे हैं? संजय निरुपम जी ने जो पिछले कई दिनों में जो कहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में, कुछ हद तक मैंने भी वही ट्राई किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी समय के बाद संजय जी और हम एक इशू को लेकर हम अग्रीएबल हैं। बट आई थिंक उनका भी इरादा था, मेरा भी इरादा था कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को सुधारना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना चाहिए। एक व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी संगठन में, किसी भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में भी आप कुछ समय तक ट्राई कर सकते हैं कि अपने बॉसेस को आप कह सकते हैं कि ट्राई कीजिए, ये आपके हित में है या कंपनी के हित में है, संगठन के हित में है। यदि बॉसेस सुनने को तैयार नहीं है, वे अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, संगठन को सुधारना नहीं चाहते, ये स्वाभाविक है कि लास्ट टू मुरली देवड़ा। फादर फिगर गाइडिंग लाइट, एंड खास करके जो उनकी जो आइडियोलॉजी, मैं लंबा जवाब देना चाहूँगा कि मेरे फादर की जो विशेषता थी राजनीति में, भारतीय राजनीति में, कि सभी पार्टी के नेता उन्हें बहुत मानते थे, बहुत इज्जत देते थे। नरेंद्र मोदी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मुरली भाई के बहुत सारे कनेक्शंस थे, कॉन्टैक्ट्स थे पूरे विश्व में, अमेरिका से लेकर भारत तक। आज भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उस समय बहुत ख़राब रिश्ते थे। उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ थी। उस समय भी चाहे प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के हो, मुरली भाई कांग्रेस में थे, वे मुरली भाई की मदद लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों को अधिक मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए हमेशा मदद करते थे। और मुरली भाई हमेशा, लोग कभी कभी कहते हैं कि मुरली भाई लॉयल टू दिस, लॉयल टू दैट, लॉयल टू दैट, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि राजनीति का ध्येय, यू मस्ट बी लॉयल टू योर कंट्री। और उनका सबसे पहला जो प्राथमिक लॉयल्टी देश के लिए थी। आप उन्हें मुरली भाई बोलते थे? पब्लिक उन्हें मुरली भाई। आप क्या बोलते थे? पापा। मेरे लिए तो फादर। इमोशनल हो जाते हैं आज भी? 100%, क्योंकि जब मैंने ये निर्णय लिया, मेरे लिए निर्णय लेना बहुत डिफिकल्ट था। और वो होते तो आपको ये फैसला करने देते? क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी पॉलिटिक्स कांग्रेस में की थी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी राजनीति, उनका जो पॉलिटिक्स था कि वे हमेशा देश को आगे उनके लिए देश was number 1. Number 2 was his ideas, then party. So he always worked in that way. So I think कि जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वे आर्थिक सुधार में विश्वास करते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में विश्वास करते थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत कुछ काम किया। जब वे फिनेंस कमेटी के अध्यक्ष थे और उस समय यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस बिल पारित किया लोकसभा में, जिसकी वजह से आज आम नागरिकों को इंश्योरेंस कवर है। उस समय केवल LIC, GIC का मोनोपोली होता था, आज इंश्योरेंस, इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं पूछूं देश का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं आप? क्योंकि मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया है, अब मोदी जी के अंडर है। मैं एक बात, मेरे ये शिवसेना ज्वाइन करने के पहले भी और आज भी मैं बहुत ही, इस बात पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट दूंगा। इससे बहुत सारे कारण हैं। मनमोहन सिंह जी की तरह नरेंद्र मोदी जी भी एक सामान्य, एक साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं। कुछ हद से मतलब कुछ एक प्रकार से मनमोहन सिंह जी से भी अधिक एक गरीब बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन
उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने उनकी जो रणनीतिक विजन है, जो स्ट्रेटेजिक विजन है भारत के लिए और विश्व के लिए, ये किसी भी प्रधानमंत्री के पास मैंने नहीं देखा है। और महाराष्ट्र का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? देखिए, मेरे लिए, मैं मुंबईकर हूँ, मुंबई जैसे जो लोकल इश्यूज है, उन लोकल इश्यूज मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। खड्डे मुक्त मुंबई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन मुंबई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुंबई के अटल सेतु जो MTHL लिंक है, मुंबई टू उड़न, मुंबई टू द हिंटरलैंड, ये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2003 में लोकसभा सांसद होने के पहले, राजनीति में आने के पहले, मैंने ट्रांस हार्बर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में एक ऑपेड न्यूज़पेपर में एक ऑपेड पीस लिखा था कि न्यूयॉर्क को डीकंजेस्ट करने के लिए 1883 में न्यूयॉर्क ने ब्रुकलिन ब्रिज बनाया और हमें एक ब्रुकलिन ब्रिज की आवश्यकता है, और वो ब्रिज बन गए भी। तो इस ब्रिज को बनाने में, इस ब्रिज को लागू करने में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का योगदान था। इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से शिंदे साहब मुंबई के हित में काम कर रहे हैं और आम मुंबईकरों को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं यदि मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी देश के लिए एक आम लोगों को दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, उसकी वजह से मैं शिंदे जी को बहुत बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। ओके, आखिरी सवाल, मिलिंद देवड़ा, पहला शब्द क्या जहन में आता है? खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे 2-3 शब्दों में? मिलिंद देवड़ा एक सिंपल व्यक्ति है। मिलिंद देवड़ा को कुर्सी की कोई लालच नहीं है। मिलिंद देवड़ा 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए भी सत्ता बिना जन सेवा में काम करने को तैयार है। मैं अपने NGOs के माध्यम से काम करते आ रहा हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ, कल भी मैं करता रहूँगा। लेकिन मिलिंद देवड़ा लाइक एनीबडी एल्स की इच्छा है कि आप किसी भी कंपनी में काम करो या किसी भी संगठन में काम करो, किसी भी राजनीतिक दल में काम करो, अल्टीमेटली आपके बॉस को आपकी कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये हर एक का एक स्वाभाविक जो आपके साथ पहले नहीं हुआ, जो मुझे लग रहा है कि पहले नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। आज उस फैसले लेने के बाद मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा चेंज की। कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने बाय द वे 370 UCC, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को एक टेम्पोररी प्रोविजन बनाया गया, देश के संस्थापक जिन्होंने संविधान लिखा वे कौन सी पार्टी के सदस्य थे? कांग्रेस पार्टी के थे। तो कांग्रेस हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स आइडियोलॉजी। तो जब आप कांग्रेस में थे तब भी आपकी राय यही थी इन मुद्दों के बारे में? 100% मेरी राय उस समय, मेरे फादर की राय थी कि UCC देश को एक पश्चिम देशों की तरह एक वेस्टर्न स्टाइल सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें UCC लागू करना चाहिए, जो पंडित नेहरू की विचारधारा है। जवाहरलाल नेहरू को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए भारत के लिए। उनकी भी विचारधारा थी कि भारत को आगे ले जाने के लिए, एक वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बनाने के लिए, सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाने के लिए। लेकिन वो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स कांग्रेस ने उस सेक्युलरिज्म शब्द को डिविएट, डिस्टॉर्ट किया, और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से सेक्युलरिज्म को, जो सेक्युलरिज्म है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उस सेक्युलरिज्म को उन्होंने और एक बार रीएस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। तो मेरा विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है, मैं वही व्यक्ति हूँ। मेरा पॉलिटिक्स हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगा, उसी दिशा की ओर मैं काम करते रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे आपसे ये इंटरव्यू करने में मिला। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।